Welcome students in short stories section. Myself Sarita going to discuss a new topic from short stories titled Out of Business, written by R.K. Narayan, who was born in Madras, now known as Chennai, in 1906 and died in 2001. He gave a new face to Indian writing. He also condensed and simplified the epics, the Ramayana and the Mahabharata. Now, student, let's read the lesson and learn whether there is any substitute to hard work. Should we follow shortcut method in life to solve our problems? Little over a year ago, Ramarao went out of work when a gramophone company of which he was the Malgudi agent went out of existence. He had put into that agency the little money he had inherited as security. For 5 years, his business brought him enough money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. He built a small bungalow in the extension and was thinking of buying an old baby car for his use. कोई 1 साल पहले की बात थी। जो रामा राव थे वो एक ग्रामाफोन कंपनी में काम करते थे। अचानक उसकी नौकरी चली गई जब ग्रामाफोन कंपनी जो थी अचानक बंद हो गई। अब रामा राव जो थे वो उस एजेंसी में काम करते थे और उन्होंने उस एजेंसी में जो मालगुड़ी में थी, जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने उस कंपनी में सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे जमा करा रखे थे जो उन्हें पुश्तैनी मिले हुए थे, विरासत में मिले हुए थे। 5 वर्ष तक उनका ये काम जो था वो उन्हें काफ़ी पैसा देता रहा, उन्हें वहाँ से काफ़ी पैसा मिलता रहा। इतना पैसा कि जिससे वे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को आराम से रख पाते। उन्होंने एक्सटेंशन में एक काफ़ी अच्छा बंगला भी बना लिया था और अभी अपने इस्तेमाल के लिए, यूज़ करने के लिए वो एक बेबी कार, जो एक सस्ती कार होती है, उसको भी खरीदने के बारे में सोच रहे थे। And one day it was a volt from the blue. The crash came. A series of circumstances in the world of trade, commerce, banking, and politics was responsible for it. The gramophone company, which had its factory somewhere in North India, automatically collapsed when a bank in Lahore crashed, which was itself the result of Bombay financier's death. The financier was driving downhill when his car flew off sideways and came to rest 300 feet below the road. It was thought that he had committed suicide because the previous night his wife eloped with his cashier. Ramarao suddenly found himself in the street. At first, he could hardly understand the full significance of this collapse. There was a little money in the bank and he had some stock on hand, but the stock moved out slowly. The prices were going down and he could hardly realize a few hundred rupees when he applied for the refund of his security. There was hardly anyone at the other end to receive his application. लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। कंपनी अचानक बर्बाद हो गई और इसके लिए शायद व्यापार, जो बिजनेस था, कॉमर्स, बैंकिंग, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो थी इस बर्बादी के लिए जिम्मेवार थी। और जो ग्रामाफोन कंपनी थी जिसकी फैक्ट्री कहीं जो नॉर्थ इंडिया थी, कहीं किसी जगह पर थी, खुद ही बंद हो गई। क्योंकि उसका कारण क्या था कि लाहौर में एक बैंक फेल हो गया और जो शायद
किसी जो कोई फाइनेंसियर थे उनकी डेथ की वजह से उसके कारण वो जो बैंक था, वो जो कंपनी थी, वो फेल हो गई। और ये जो फाइनेंसियर थे, इनकी डेथ, ऐसा माना जा रहा था कि इनकी जो डेथ थी वो एक नॉर्मल डेथ नहीं थी, वो एक सुसाइड केस था। और उनकी गाड़ी जो है वो सड़क से 300 फुट नीचे खाई में गिरी, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और उसका कारण ये भी माना जा रहा था कि शायद कि उनकी पत्नी जो है वो पिछली रात जो कंपनी का कैशियर था उनके साथ भाग गई थी। रामाराव सडनली फाउंड हिमसेल्फ, अचानक रामाराव को क्या लगा, जैसे वो सड़क पर आ गए हैं। अब वो बेकार हो गया था, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। पहले तो वह मुश्किल से ही उस सदमे जो वो उसको आघात हुआ था उसको बड़ी मुश्किल से समझ पाया। बैंक में उसके कुछ जो पैसे पड़े थे, उसका कुछ सामान भी वहाँ पर जमा था, जिसे वह धीरे धीरे इस्तेमाल करता गया और वो ख़त्म हो गया। और उसकी वजह ये भी थी कि दाम जो थे चीज़ों के वो भी गिर रहे थे, डाउन हो रहे थे। मुश्किल से कुछ पैसे थे जो वो बना सका, और उससे अपनी जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो थी उसको वापस लेने के लिए भी एप्लीकेशन दी, परंतु उनकी वहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए कोई दूसरी साइड, कोई भी आदमी जो था उनकी एप्लीकेशन लेने के लिए दूसरी साइड पर उपस्थित नहीं था। The money in the bank was fast melting. Ramarav's wife now tried some measures of economy. She sent away the cook and the servant, withdrew the children from a fashionable nursery school and sent them to a free primary school, and they let out their bungalow and moved to a very small house behind the market. Ramarao sent out a dozen applications a day and wore his feet out looking for employment. अब जो उनका बैंक में पड़े हुए पैसे थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। अब जो रामाराव की वाइफ थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू किया। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी जो कुक थी उनको नौकरी से हटा दिया, नौकर को हटा दिया, अपने बच्चे को एक अच्छे फैशनेबल जो कॉन्वेंट स्कूल था उससे निकालकर एक फ्री वाला जो प्राइमरी स्कूल था उसमें अपने बच्चे की एडमिशन करा दी, और अपना बंगलो जो था उनका एक्सटेंशन में उनको उसको किराए पर चढ़ा दिया, और अपने लिए एक जो मेन मार्केट थी उसके पीछे एक छोटा सा घर लेकर, एक छोटा सा कमरा लेकर उसमें शिफ्ट कर दिया, उसमें रहने चले गए। अब जो रामाराव थे वो रोज कोई 10-12 एप्लीकेशन लिखते थे, और उन्होंने नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। और एक अभी नौकरी की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहे, पर उन्हें अभी तक कोई नौकरी की कोई आशा नहीं बंधी। For a man approaching 40, looking for employment does not come very easily, especially when he has just lost an independent, lucrative business. Ramarao was very businesslike. In stating his request, he sent his card in and asked, "I wonder, sir, if you could do something for me. My business is all gone through no fault of my own. I shall be very grateful if you can give me something to do in your office." अब एक 40 की उम्र को टच करने वाले आदमी
को नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं था, एस्पेशली जब उसने अपना इतना इतना अच्छा बिजनेस, इतना लाभकारी बिजनेस खोया हो। रामाराव जो थे वो एक, जब भी बात करते थे वो बिजनेस लाइक, मतलब जैसे एक बिजनेसमैन बात करता है उसी तरह बात करते। वह अपना, जब भी उनका जो कार्ड था, उनका एडमिशन कार्ड था, जब वो अ, अंदर भेजते और पूछते कि श्रीमान जी, मिस्टर, मैं ये सोचता हूँ कि शायद आप मेरे लिए कुछ कर सकें। मेरा जो बिज़नेस था वो अभी अभी ख़त्म हो गया है और उसमें उसके ख़त्म होने में मेरा कोई दोष नहीं था, और मैं आपका आभारी हूँगा, मैं आपका बहुत ही धन्यवादी हूँगा कि अगर आप अपने ऑफिस में मुझे कोई काम दें। What a pity, Ramarao. I am awfully sorry. There is nothing at present. If there is an opportunity, I will certainly remember you. It was the same story everywhere. He returned home in the evening. His heart sank as he turned into his street behind the market. His wife would invariably be standing at the door with the children behind her, looking down the street. What anxious, eager faces they had! So much of trembling, hesitating hope in their faces. They seemed always to hope that he would come back home with some magic fulfillment. हर जगह रामाराव को यही सुनने को मिलता कि बहुत अफसोस है रामाराव, मुझे बहुत अफसोस है कि इस एट प्रेजेंट उनके पास कोई जगह नहीं है, पर अगर कभी आगे भविष्य में उनके पास कोई संभावना हुई तो वो उनको ज़रूर याद करेंगे। सभी जगह एक ही कहानी बार बार दोहराई जा रही थी। शाम हुई, वह घर लौटता, उसका दिल जो था वो थोड़ा थोड़ा होने लगता, बैठने लगता। जब वह बाज़ार के पीछे वाली अपनी गली के अंदर मुड़ता, उसकी पत्नी हमेशा दरवाजे में खड़ी होती, बच्चों को पीछे लिए हुए और गली की तरफ देख रही होती। उसके चेहरे पर इतनी, उसका चेहरा जो है वो इतनी उत्सुकता और इतनी चिंता से भरा होता कि उसके चेहरे की कंपन और जो उसकी हिचकिचाहट वाली आशा जो थी, उनको देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि सद्या कि लौटते समय शायद उनके पति कोई ऐसी जादुई वाली, कोई ऐसी मैजिक जो सफलता है लेकर आ रहे होंगे। As he remembered the futile way in which he searched for a job and the finality with which people dismissed him, he wished that his wife and children had less trust in him. His wife looked at his face, understood, and turned in without uttering a word. The children took the cue and filed in silently. अब जब उसे याद आता कि किस तरह बेकार ही वह जॉब, जो अपनी जॉब है उसकी तलाश में भटकता रहता था और किस तरह लोग उसे एक टका उसे एकदम जवाब दे देते थे, तो वह चाहता कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उस पर भरोसा करें। उसकी पत्नी उसके चेहरे की तरफ देखती, बात समझ जाती और बिना कोई भी बात कहे, वर्ड बोले, वह अंदर चली जाती थी और बच्चे भी इशारा समझ जाते थे और वह चुपचाप अपनी माँ के पीछे पीछे अंदर चले जाते थे। Ramarao tried to improve matters with a forced heartiness. Well, how are we all today? To which he received mumbling, feeble responses from his wife and children. It rent his heart to see them in this condition. There at the extension, how the girl would sparkle with flowers and a white dress,
She had friendly neighbors, a women's club, and everything to keep her happy there. But now she hardly had the heart or the need to change in the evenings, for she spent all her time cooped up in the kitchen. And then the children, the house in the extension had a compound, and they roamed about with a dozen other children. It was possible to have numerous friends in the fashionable nursery school. राव ऊपरी मन से खुश होकर स्थिति को बदलने की कोशिश करता और कहता, तो सुनाओ आज सबका क्या हाल चाल है। जिसके जवाब में बच्चे दबे हुए मुंह में ही बड़ा ही आहिस्ता से रिस्पॉन्स देते। उन्हें इस हालत में देखकर उनका दिल भर जाता था। वहाँ जो एक्सटेंशन में उनका बंगला था, वहाँ उनकी बेटी फूलों और सुंदर ड्रेस में इतनी चमकती थी। उसके पड़ोस में उनके मैत्रीपूर्ण पड़ोसी थे। एक औरत का, एक उनकी जो वाइफ थी, उनका एक क्लब था और हर चीज़ थी जो उसे वहाँ खुश रखती थी। परंतु अब शाम को ड्रेस भी चेंज करना मुश्किल से ही हो पाता था और उनकी ज़रूरत भी बड़ी मुश्किल से महसूस होती, क्योंकि अब वह अपना सारा समय किचन में ही गुजारा करती थी। और फिर वह बच्चे एक्सटेंशन में, वहाँ एक बहुत बड़ा कंपाउंड था, एक बहुत बड़ा आंगन था और उस आंगन में खेलने कूदने के लिए बहुत सारे बच्चे भी रहते थे। लेकिन वो जो एक मॉडर्न नर्सरी स्कूल था, वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना बहुत आसान था। The children had no friends and could play only in the backyard of the house. Their shirts were beginning to show tears and frays. Formerly, they were given new clothes once in 3 months. Ramarao lay in bed and spent sleepless nights over it. All the cash in hand was now gone. Their only source of income was the small rent they were getting for their house in the extension. They shuddered to think what would happen to them if their tenants should suddenly leave. अब यहाँ पर बच्चों के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। अब बच्चे जो है घर के पीछे अकेले ही खेलते थे। उनके जो कपड़े थे, कमीज़ थे, जगह जगह से फटे हुए, घिसे हुए से निशान उनमें दिखने लगे थे। पहले बच्चों को 3 महीने में एक बार कपड़े मिला करते थे। रामाराव बिस्तर पर लेटे लेटे उनका जो समय था वो इसी सोचने में बिना सोए ही गुज़रता था। अब जब उनके हाथ में जो कैश इन हैंड था, जो कैश था वो ख़त्म हो चुका था। अब उनका एक ही पैसे का एक ही सोर्स था कि जो उनको एक्सटेंशन से किराया आता था, वही उनका एक सोर्स ऑफ इनकम जो था वो रह गया था। वह ये सोचकर डर जाते थे, परेशान हो जाते थे कि अगर उनके किराएदारों ने अचानक मकान छोड़ दिया तो उनका क्या होगा। It was in this connection that Rama Rao came across a journal in the Jubilee reading room. It was called The Caption. It consists of 4 pages and all of them were devoted to crossword puzzles. It offered every week a first prize of 4,000 rupees. For the next few days, his head was free from family cares. He was intensely thinking of his answers, whether it should be tallow or fallow, whether bad or mad or sad would be most apt for the clue which said, men who are this had better be avoided.
इसी रिलेशन में, इसी संबंध में सोचने के दौरान रामाराव को एक जुबली रीडिंग रूम में अचानक एक पत्रिका, एक जो था जर्नल, वो मिला। इसका नाम था कैप्टन और इसमें 4 पेजेस थे और वह सब जो थे वो किससे थे? क्रॉसवर्ड पजल से भरे हुए थे और इसमें हर हफ्ते 4,000 रुपये का, 4,000 रुपीज़ का इनाम जो था वो घोषित किया जाता था। अब अगले दिन रामाराव क्या करते हैं? वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पूरा दिन अपनी फैमिली की केयर किए बगैर वो यही सोचते रहते थे कि यहाँ पर टेलो या फेलो या बैड, मैड, सैड, कुछ इस तरह के ऑप्शन भरने हैं। अब इस संकेत के लिए सबसे जो परफेक्ट है वो क्या रहेगा? जहाँ लिखा था कि मनुष्य जो इस प्रकार के होते हैं उनसे बचकर रहना बेहतर होगा। Atley stopped to look at his wife and children standing in the doorway. When he returned home in the evening, week after week, he invested a little money and sent down his solutions, and every week he awaited the results with a palpitating heart. On the day a solution was due, he hung about the news agent's shop, warming himself into his favor in order to have a look into the latest issue of the Captain without paying for it. अब उनकी वाइफ जो थी वो दरवाजे पर उनका इंतज़ार कर रही होती थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ी हुई अपनी वाइफ और अपने बच्चों को वे बहुत ही उनको अवॉइड करके निकल जाते थे, बहुत ही मुश्किल से उनको देखते थे जब वह शाम को घर आते थे। अब हर वीक वो थोड़े थोड़े पैसे जो थे वो इस क्रॉसवर्ड जो वर्ड पजल था उसमें उनको लगाते जा रहे थे और हर हफ्ते वो बड़े ही ऐसे पैल्पिटेटिंग हार्ट, धड़कते हुए दिल के साथ उनके जो रिज़ल्ट थे उनका वेट करता था। जिस दिन उनके रिज़ल्ट आने वाले होते थे वो जो न्यूज़पेपर शॉप थी वहाँ पर आगे पीछे घूमते रहते थे और उनके बड़े ही पास आने की कोशिश करते रहते थे ताकि बिना पैसे दिए ही वो कैप्टन जो दी कैप्टन उस दिन वाली जो आंसर थे उनको वो देख सके। He was too impatient to wait till the journal came on the table in the Jubilee reading room. Sometimes the news agent would grumble and Rama Rao would pacify him with an backward affected optimism. Please wait. When I get a prize, I will give you 3 years subscription in advance. His heart quailed as he opened the page announcing the prize winners. Someone in Baluchistan, someone in Dhaka, someone in Ceylon had hit upon the right set of words, not Rama Rao. It took 3 hours for Rama Rao to recover from this shock. The only way to exist seems to be to plunge into the next week's puzzle that would keep him buoyed up with hope for a few days more. अब वह इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते थे कि जुबली रीडिंग रूम वाली मेज पर पड़ी हुई वो जो न्यूज़पेपर होती थी, पत्रिका होती थी, उनका जो वेट था वो भी नहीं कर पाते थे। कई बार तो अखबार वाला जो होता था, न्यूज़पेपर वाला एजेंट होता था, वो कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता था। तब रामा राव उन्हें बड़े ही उम्मीद भरे हुए ढंग से उनको शांत करने की कोशिश करते थे कि वो हमेशा कहते थे इंतज़ार करो, वेट करो,
जब मेरा इनाम निकलेगा तो वह उन्हें 3 साल की पेशगी पहले ही दे देंगे। उनका दिल बड़ा ही डर जाता था, कांप उठता था जब वो जीतने वाले के नामों वाला पन्ना पेज खोलते थे। कोई बलूचिस्तान से होता था, कोई ढाका से होता था, कोई साइलॉन यानी जो अभी श्रीलंका है वहाँ से होता था। तो उनका नाम कहीं भी उनको नहीं दिखता था। अब इस शौक से बाहर आने के लिए रामाराव को कम से कम भी 3 घंटे लग जाते थे। अब उनको जिंदा रहने के लिए बस उनके पास एक ही तरीका होता था कि वो अगले हफ्ते की जो क्रॉसवर्ड पजल होती थी उसमें व्यस्त हो जाए, उसमें अपने आप को बिजी कर ले, जो कि उसे कुछ और दिन की आशा जो थी उनको एक खुश रहने का एक तरीका बता सकती थी। This violent alternating between hope and despair soon wrecked his nerves and balance. At home, he hardly spoke to anyone. His head was always bowed in thought. He quarrelled with his wife if she refused to give him a rupee a week for the puzzles. She was of a mild disposition and was incapable of a sustained quarrel, with the result that he always got what he wanted, though it meant a slight sacrifice in household expenses. अब आशा और निराशा के बीच जो उनके भयानक भड़कन ने जल्दी ही उनके हिम्मत और उनके साहस और उनका जो दिमागी संतुलन था, उनका जो दिमागी वो था, मानसिक संतुलन था, उसको बिगाड़ दिया। अब घर में वह बहुत ही मुश्किल से किसी से बात करते थे। उनका जो सिर था वो हमेशा सोचता रहता था, झुका रहता था, और उन्हें अपनी जो वाइफ थी उनके साथ उनको हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती थी, झगड़ना पड़ता था, और पहेलियों के लिए हर हफ्ते उन्हें 1 रुपया देने से अगर वो इनकार करती थी तो वह उनसे झगड़ा करते थे। अब वह स्वभाव से तो बड़ी नरम थी, पर झगड़े को जारी रखने में वो काबिल नहीं थी। उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि ज़्यादा देर अपने आप को झगड़े में शामिल रखें, जिनका रिजल्ट क्या होता था कि उन्हें हमेशा जो वो चाहते थे वो मिल जाता था। और इसका अर्थ होता था कि उनकी वाइफ को क्या करना पड़ता था, घर के खर्चे में हमेशा बड़ी ही कमी के साथ उनको अपना घर का खर्च चलाना पड़ता था। One day, the good journal announced a special offer of 8,000 rupees. It excited Ramarao's vision of a future tenfold. He studied the puzzle. There were only 4 doubtful corners in it, and he might have to send it at least 4 entries. At larger outlay was indicated. "You must give me 5 rupees this time," he said to his wife, at which that good lady became speechless. He had become rather insensitive to such things these days, but even he could not help feeling the atrocious nature of his demand. 5 rupees were nearly a week food for the family. He felt disturbed for a moment, but he had only to turn his attention to speculate whether hope or dope or rope made most sense. For some people prefer this to despair, and his mind was at once at rest. अब एक दिन क्या होता है कि जो ये जर्नल होती है, तो ये अनाउंस एक स्पेशल प्राइज़ जो 8,000 रुपीज़ का होता है उसको अनाउंस करते हैं। तो अब जो रामा राव था उनके फ्यूचर में 10 फोल्ड का जो था, उनके फ्यूचर को उसने 10 फोल्ड तक बढ़ा दिया। अब उन्होंने पज़ल को बड़े ध्यान से पढ़ा, फिर उन्होंने उसमें लिखा था कि जिसमें उन्होंने सिर्फ जो डाउटफुल 4 डाउटफुल आंसर्स के लिए जगह थी, और शायद 4 ही जो एंट्रीज थी उनके ऊपर उनको भेजना था। तो यहाँ एक अधिक बड़े निवेश का संकेत था। अब उन्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने थे। तो इस बार वो अपनी वाइफ से क्या करते हैं, 5 रुपये मांगते हैं,
और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो उन्हें 5 रुपये दे। पर उनकी जो वाइफ थी वो ऐसे बड़ी ही चुप ऐसे देखती रही उनको। और फिर उन्होंने क्या किया कि अब वो जो थी लेडी जो थी वो अब इनसेंसिटिव हो चुकी थी इन दिनों में। पर 5 रुपये जो थे वो एक बहुत बड़ी रकम थी। उनका घर का पूरा एक हफ्ते का खर्चा चल सकता था। और लेकिन वह एक पल के लिए विचलित हो गया, किंतु उसे केवल अपना ध्यान ये अंदाज़ा लगाने की तरफ लगाना था कि क्या होप या डोप या रोप उसमें से ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो क्या लगता है। और उनका दिमाग जो था तुरंत शांत हो गया। After sending away the solutions by registered post, he built elaborate castle in the air. Even if it was only a share, he would get a substantial amount of money. He would send away his tenants, take his wife and children back to the bungalow in the extension, and leave all the money in his wife's hands for her to manage for a couple of years or so. He himself would take 100 and go away to Madras and seek his fortune there. By this time, the money in his wife's hand was spent. He would have found some profitable work in Madras. अब जैसे ही वो आंसर्स को रजिस्टर मतलब कर देते थे, तो उसके बाद वो क्या करना शुरू कर देते थे, ही बिल्ड कासल इन द एयर, हवाई किले बनाना शुरू कर देते थे। अब उनके जो इनाम का जो कुछ हिस्सा था वो जैसे कि उनको जो इनाम का हिस्सा है वो उनको मिलने वाला है। अब वो ये सोचते रहते थे कि वो अपने किराएदारों को वहाँ से भेज देंगे, अपने घर में वापस चले जाएंगे, और बहुत सारे जो उनको पैसे होंगे वो अपनी वाइफ के हाथ में दे देंगे, और जिससे वो अपने घर का पूरा खर्चा, पूरे वर्ष का खर्चा चला सके, और ख़ुद वो सिर्फ उसमें से 100 रुपये लेकर मद्रास चले जाएंगे और वहाँ अपना फ्यूचर जो है वो वहाँ पर जाके आजमाएंगे। जब तक उनकी वाइफ के हाथों में वो पैसा ख़त्म होगा तब तक वो कोई अच्छा सा जो काम है, प्रॉफिटेबल जॉब है, वो मद्रास में ढूंढ लेंगे। On the fateful day of results, Rama Rao opened the captain and the correct solution stared him in the face. His blunders were numerous. There was no chance of getting back even a few annas now. He moved about till the evening. The more he brooded over this, the more intolerable life seemed. All the losses, disappointments, and frustrations of the life came down on him with renewed force. In the evening, instead of turning homeward, he moved along the railway station road. He slipped in at the level crossing and walked down the line a couple of miles. It was dark. Far away the lights of the town twinkled, and the red and green light of a signal post loomed over the surroundings. A couple of furlongs behind him, he had came to the conclusion that life was not worth living. If one had the misfortune to be born in the world, the best remedy was to end matters on a railway line or with a rope, hope, dope. His mind asked involuntarily. He pulled it back. अब रामा राव जो थे निर्णय करने वाले जिस दिन उनका रिजल्ट निकलना था उस दिन रामा राव ने द कैप्टन जो थी वो खोली और सही हल उसे घूर घूर कर देखने लगे। उनकी बड़ी बड़ी गलतियां अनेकों थी। अब कुछ आने भी वापस प्राप्त होने का कोई भी उनको आसार नज़र नहीं आ रहा था। शाम तक वह इधर उधर मारा मारा घूमता रहा। इस बारे में वे जितना ज़्यादा सोचते थे उतना ही ज़्यादा उन्हें दुख लग रहा था। बड़ा ही उनके लिए टॉलरेट करना मुश्किल हो रहा था। जीवन जो उनका लाइफ थी उनमें सभी नुकसान, निराशाएं और जो फेलियर्स थे वो उनके सामने एक नए जोश के साथ उनके सामने आ रहे थे। अब शाम को घर की तरफ मुड़ने के बजाय वो रेलवे स्टेशन रोड की तरफ चल पड़े। अब जो फाटक था वहाँ पर आकर वह चुपके से अंदर की तरफ
चल पड़े और पटरी के साथ साथ लगभग 2 मील तक वो चलते गए। अंधेरा हो चुका था, जो रोशनी थी नगर के बड़ी दूर नज़र आ रही थी। जो सिग्नल थे उनके खंभों के ऊपर वाली लाल रोशनी उनके पीछे की तरफ 1-2 कदम की दूरी पर इधर उधर जो चीज़ें थी उन्हें धुंधली सी नज़र आ रही थी। अब उन्होंने एक रिज़ल्ट तक वो पहुँचे कि जो ज़िंदगी है वो जीने लायक नहीं है। यदि कोई संसार में कोई दुख उनको प्राप्त होता है, यदि वो किसी फेलियर को प्राप्त होता है, यदि उन्हें ज़िंदगी में कोई फेलियर होता है, तो सबसे अच्छा इलाज क्या है कि वो रेलवे लाइन पर जाए और वहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर ले। ये किसी रस्सी के साथ होप डोप ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोचने वाली चीज़ें उनके दिमाग ने वैसे ही पूछ ली। उसने इसे वापस खींचा। None of that he said to it, and set it rigidly to contemplate the business of dying. Wife, children, nothing seemed to matter. The only important thing now was total extinction. He lay across the lines. The iron was still warm. The day had been hot. Ramarao felt very happy as he reflected that in less than 10 minutes the train from Trichinopoli would be arriving. He lay there. He did not know how long. He strained his ear to catch the sound of the train, but he heard nothing more than a vague rattling and buzzing far off. Presently he grew tired of lying down there. He rose and walked back to the station. There was a good crowd on the platform. He asked someone, "What has happened to the train?" अब होप डोप इन चीज़ों से उन्होंने अपने दिमाग को बड़ा सख्ती से पीछे कर लिया। अब मरने की तरफ उन्होंने पूरा अपना ध्यान जो था बड़े ही कठोरता से उन्होंने इस तरफ अपना ध्यान लगाया। वाइफ, जो बच्चे और परिवार, ये सारी चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ को कोई महत्व उनके लिए अब नहीं रह गया था। अब उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, अपने आप को ख़त्म करना। वह पटरी के आर पार लेट गया। अब जो पटरी का जो ट्रैक था वो अभी भी गर्म था, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी। रामाराव को बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि कुछ ही मिनट में जो त्रिचिनापल्ली से ट्रेन आने वाली थी वो आएगी और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे। वे वहाँ बहुत देर तक लेटे रहे, उन्हें पता नहीं था, और वो अपना कान लगाकर पटरी पर ये सुन रहे थे कि कब ट्रेन की आवाज़ आएगी और उनकी ज़िंदगी का अंत होगा। पर बड़ी देर लेटे रहने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ट्रेन नहीं आई। अब वो पटरी से उठकर स्टेशन की तरफ गए, क्योंकि अब उन्हें वहाँ पर सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही थी, सिर्फ रैटलिंग और बजिंग, जो अलग अलग जो कीड़े हैं उनकी आवाज़ें आ रही थी। अब वो थक गए थे, वहाँ लेटे लेटे उठे, स्टेशन पर वापस गए। वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। उन्होंने पूछा कि गाड़ी को क्या हो गया, आज ट्रेन क्यों नहीं आई। ट्रेन हैज़ derailed 3 stations off and the way is blocked. They have sent up a relief. All the trains will be at least 3 hours late today. God, you have shown me mercy. Ramarao cried and ran home. His wife was waiting at the door, looking down the street. She brightened up and sighed with relief on seeing Ramarao. She welcomed him with the warmth he had never known for over a year now. "Oh, why are you so late today?" she said. "I was somehow feeling very restless the whole evening. Even the children were worried. Poor creatures. They have just gone to sleep." अब पूछने पर कि स्टेशन पर गाड़ी जो ट्रेन है वो क्यों नहीं आई, तो किसी ने जवाब दिया कि 3 स्टेशन दूर एक मालगाड़ी जो है, एक जो ये गुड्स ट्रेन है, वो पटरी पर पलट गई है, पटरी से उतर गई है
और रास्ता ब्लॉक हो गया है और दूसरी जो ट्रेन है वो भेजी गई है और कम से कम इसको क्लियर होने में 3 घंटे समय लगेगा। अब वो भगवान की तरफ कहते हैं, ओ गॉड, आपने मुझ पर दया की है, यू हैव शोन मर्सी ऑन मी। तो रामाराव चिल्ला उठते हैं और अपनी घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब घर पर पहुंचने पर वाइफ उनकी दरवाजे पर उनका वेट कर रही हैं और वेट करते हुए वो सड़क की तरफ देख रही थी। रामाराव को देखकर वो खुशी से खिल उठी और उन्होंने बड़ी ही गहरी सांस ली और उनके ऐसा स्वागत उन्होंने कई सालों से नहीं देखा था। अरे आप आज इतने लेट हो गए? उन्होंने पूछा। किसी वजह से मैं पूरी शाम आज बेचैन रही, परेशान रही और बेचारे बच्चे भी परेशान थे और ये बेचारे मासूम बच्चे अभी अभी सोए हैं। When he sat down to eat, she said, our tenants in the extension bungalow came in the evening to ask me if you would sell the house. They are ready to offer good cash for it immediately. She added quietly, I think we may sell the house. Excellent idea, Ramarao replied jubilantly. This minute we can get 4,500 for it. Give me the 500 and I will go away to Madras and see if I can do anything useful there. You keep the balance with you and run the house. Let us first move to a better locality. Are you going to employ your 500 to get more money out of crossword puzzles? She asked quietly. At this, Ramarao felt depressed for a moment and then swore with great emphasis, No, no, never again. अब जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उनकी वाइफ उनसे कहती हैं कि जो एक्सटेंशन वाला बंगला है उसमें रहने वाले किराएदार जो हैं शाम को मेरे से पूछने आए थे, उनसे पूछने आए थे कि क्या वो बंगला बेचना चाहेंगे। वे उसके लिए काफ़ी अच्छी रकम तुरंत देना चाहते हैं और उनकी वाइफ ने बड़ा धीरे से कहा, और मैं ये सोचती हूँ कि हमें ये मकान बेच ही देना बहुत बढ़िया आइडिया है। रामाराव बड़ी खुशी से उन्होंने जवाब दिया। इस समय हमें इसकी कीमत 4,500 मिल सकती है, उसमें से तुम मुझे 500 रुपये दे देना ताकि मैं मद्रास चला जाऊं और वहाँ कोई अच्छा काम ढूंढ सकूं। बाकी के पैसे जो हैं वो तुम अपने पास घर चलाने के लिए रख देना और सबसे पहले हम इस मकान को बदल कर कहीं और अच्छी जगह रहने के लिए चलेंगे। क्या आप अपने 500 रुपये और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए पज़ल वर्ड में लगाने वाले हैं? बड़े आहिस्ता से, बड़े ही शांत भाव से उनकी वाइफ ने पूछा। इस पर रामाराव थोड़ी देर उदास हो जाते हैं, फिर कसम खाते हैं, नहीं नहीं, अब दोबारा कभी नहीं। अभी वो फिर कभी भी ये पहेलियाँ जो ये क्रॉसवर्ड है उसको नहीं खेलेंगे। In the end, we concluded that we should not follow shortcut methods to solve our problems. There is no substitute to hard work. Although it pays in long run, we should do hard work. तो बच्चे, ज़िंदगी में कभी भी हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड्स नहीं अपनाने चाहिए। हमेशा हार्ड वर्क जो है वही हमें ज़िंदगी में पे करता है, चाहे वो देर से ही सही, पर हार्ड वर्क ऑलवेज पे। I hope this lesson is clear to you. Thanks for watching.